मेरी दुनिया उस दिन न केवल टूटी बल्कि चकनाचूर हो गई थी। पिताजी का अंतिम संस्कार, जो एक साधारण समारोह होना चाहिए था, वह मेरे लिए नर्क बन गया था। चाचा ने न केवल घर के बीचों बीच खड़े होकर यह ऐलान किया कि पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बल्कि उन्होंने मेरे सामने एक असंभव विकल्प भी रख दिया। अनन्या, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम मेरे साथ रहो और मेरी शर्तों पर जीवन बिताओ, या फिर। उनकी आंखों में जो भद्दा इशारा था वह मेरे दिल पर एक गहरा घाव बन गया। मैंने उसी पल फैसला कर लिया, मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, मैंने अपना एक छोटा सा थैला बांधा। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े, पिताजी की एक तस्वीर और मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री थी। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे, जो मैंने महीनों तक छुपा कर रखे थे। बस स्टैंड पर खड़ी मैंने अपने जीवन के 20 साल पीछे छोड़ दिए। मैं अनन्या थी और अब मैं बिल्कुल अकेली थी। एक अनजान शहर की ओर जा रही थी। नए शहर में पहुंचकर मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक बिस्तर और एक चारपाई ही आ पाती थी। नौकरी की तलाश में मैंने कई जगहों पर अपना रिज्यूमे जमा किया। आखिरकार मुझे सक्सेना एंटरप्राइजेज में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। पहले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो विक्रम सक्सेना से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह एक लंबे, गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और दूरी थी। वह मुझे देखकर मुश्किल से सिर हिलाकर चले गए। कई हफ्ते बीत गए। मैं अपना काम चुपचाप करती रही। एक शाम जब मैं ऑफिस में अंतिम काम निपटा रही थी, विक्रम सक्सेना का सचिव मेरे पास आया और बोला कि साहब मुझे अपने केबिन में बुला रहे हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मैंने कोई गलती की थी? क्या वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे? केबिन में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि विक्रम खिड़की के पास खड़े हैं, शहर की लाइटों को देख रहे हैं। बैठिए अनन्या, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में वह सख्ती नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। मैंने सुना है आप अकेले रहती हैं, कोई परिवार नहीं है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, अपनी बेझिझक आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अकेला हूं, उन्होंने आगे कहा, और उनकी आवाज में एक दर्द था जो मैं समझ सकती थी। मेरी पत्नी की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं, सिया 8 साल की है और मीरा 6 साल की। उन्हें एक माँ की जरूरत है। मैं हैरान थी, ये किस दिशा में जा रहा था। फिर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यह एक व्यवस्था होगी। मुझे अपनी बेटियों के लिए एक माँ चाहिए और आपको एक सुरक्षित घर और सम्मान चाहिए। आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरी बेटियों की देखभाल एक माँ की तरह करें। कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। शादी का प्रस्ताव एक अजनबी से? यह पागलपन था। लेकिन फिर मैंने अपना छोटा सा कमरा, अपनी छोटी सी तनख्वाह और अकेलेपन की 2 रातों के बारे में सोचा। और फिर मैंने विक्रम की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गंभीरता नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और एक पिता की चिंता थी। मैंने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। 1 हफ्ते की सोच विचार के बाद मैंने हां कह दी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और शायद पाने के लिए सब कुछ। शादी बहुत शांति से एक छोटे से मंदिर में हुई। कोई धूमधाम नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं, सिर्फ हम दोनों पुजारी और 2 गवाह जो ऑफिस से आए थे। विक्रम ने मुझे एक साधारण सा सोने का सेट दिया और मैंने उन्हें
एक माला पहनाई। उस दिन विक्रम ने मुझे पहली बार उनके घर ले जाया। वह एक बड़ी और सुंदर कोठी थी, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर का हर कोना एक दुखद याद से भरा हुआ हो। और फिर मैंने सिया और मीरा को देखा। दोनों एक सोफे पर बैठी थीं। उनकी आंखों में एक सवाल था, तुम कौन हो? उनकी दाई श्रीमती शर्मा ने उन्हें संभाला हुआ था। मैंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। नमस्ते, मैं अनन्या हूं। सिया, जो बड़ी थी, ने सिर्फ सिर हिलाया, जबकि मीरा ने अपना चेहरा श्रीमती शर्मा की साड़ी में छुपा लिया। विक्रम ने मुझे एक अलग कमरा दिखाया। हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा, उन्होंने साफ कहा। आप यहां मेरी बेटियों की मां हैं, मेरी पत्नी नहीं। आपका कमरा अलग होगा और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चियों तक ही सीमित होगी। मैं समझ गई। मैं एक केयर टेकर थी, एक भूमिका निभाने वाली। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। बच्चियां मुझसे बात तक नहीं करती थीं। विक्रम ऑफिस में व्यस्त रहते। मैं खुद को उस बड़े घर में बहुत अकेला महसूस करती। श्रीमती शर्मा, जो बच्चियों की देखभाल करती थीं, मुझे एक घुसपैठिए की तरह देखती थीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं धीरे धीरे बच्चियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करने लगी। मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाना सीखती। मैं उन्हें रात को सोने से पहले कहानियां सुनाती, भले ही वह चुपचाप सुनती रहती। मैं उनके स्कूल के काम में मदद करती। एक दिन मीरा, जो छोटी थी, को तेज बुखार आ गया। वह पूरी रात तप रही थी। मैं उसके सिरहाने बैठी रही, उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती रही। जब सुबह वो ठीक हुई तो उसने मुझे देखा और पहली बार मुस्कुराई। उसने कहा, थैंक यू आंटी। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये एक छोटी सी जीत थी। धीरे धीरे सिया और मीरा मेरे करीब आने लगीं। वे मुझे मम्मी कहने लगीं। विक्रम ये सब देखते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते। वे हमेशा की तरह गंभीर और दूर रहते। लेकिन कभी कभी जब मैं बच्चियों के साथ हंसती, तो मैं उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख पाती। शायद वह भी धीरे धीरे पिघल रहे थे। 1 साल बीत गया। सिया और मीरा अब मेरी जान थीं। विक्रम अब मुझसे थोड़ा ज्यादा बात करने लगे थे, लेकिन अभी भी एक दूरी बनी हुई थी। फिर एक दिन विक्रम को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। वह अपने कमरे में सोए हुए थे। रात में जब मैं उन्हें दवा देने गई, तो वह बुखार में बड़बड़ा रहे थे। प्रिया, माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुम मुझे माफ कर दो। प्रिया उनकी पहली पत्नी का नाम था। उस रात बुखार की हालत में उन्होंने अपना दर्द बाहर निकाला। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा। वह पसीने से तर थे। मैंने पानी की पट्टी बदली और उनके पास बैठी रही। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ, मत छोड़कर जाओ। मैं समझ गई कि वह मुझे प्रिया समझ रहे थे। उस रात मैंने देखा कि इस मजबूत और गंभीर इंसान के अंदर एक घायल और दुखी आदमी छुपा हुआ था। अगली सुबह जब वो ठीक हुए, तो शायद उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने देखा कि वह मुझे एक नई नजर से देखने लगे हैं। अब वह सिर्फ बच्चियों की केयर टेकर नहीं थी। शायद वह एक इंसान थी जो उनके दर्द को समझ सकती थी। एक शाम वह मेरे पास आए और बोले, अनन्या, तुम्हारे आने के बाद से इस घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। सिया और मीरा तुम्हें बहुत चाहती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। यह पहली बार था जब उन्होंने मेरे प्रयासों की सराहना की थी। उस दिन हमने घंटों बातें की।
उन्होंने प्रिया के बारे में बताया कि वह कैसी थी, उनसे कितना प्यार करती थी और कैसे वह दुर्घटना उनके लिए एक सदमा थी। मैंने अपने पिता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने मुझे पाला और कैसे उनकी मृत्यु के बाद मेरा सब कुछ छिन गया। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, दो टूटे हुए दिलों के बीच एक समझौता। आज 2 साल बीत चुके हैं। सुबह होती है तो मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और सिया और मीरा दौड़ती हुई आती हैं और मेरे गले लग जाती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते की टेबल पर विक्रम अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हैं। अब वह मुझे सिर्फ बच्चियों की मां के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जीवन संगिनी के तौर पर देखते हैं। हम एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जो एक समझौते से शुरू हुआ लेकिन प्यार और सम्मान में बदल गया। कल शाम की बात है। विक्रम ने मुझे बगीचे में बुलाया। चांदनी रात थी और हवा में चमेली की खुशबू थी। अनन्या, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वह प्रस्ताव जो मैंने 2 साल पहले दिया था, वह एक समझौता था। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरी सच्ची पत्नी बनोगी? न किसी समझौते के तहत, बल्कि प्यार और सम्मान के साथ। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वह दिन था जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मैंने हां कहा और उस रात पहली बार विक्रम ने मुझे गले लगाया, न कि एक कर्तव्य के तहत, बल्कि प्यार से। आज मैं अनन्या सक्सेना हूं। वह अनन्या नहीं जिसे आश्रय चाहिए थी, बल्कि वह अनन्या जिसने एक घर को फिर से घर बनाया। कभी कभी जिंदगी के सबसे अजीब प्रस्ताव ही सबसे खूबसूरत शुरुआत का रास्ता दिखाते हैं। मुझे अपनी बेटियों के लिए एक मां चाहिए थी और मुझे एक परिवार मिल गया। एक ऐसा परिवार जो शायद पारंपरिक तरीके से नहीं बना, लेकिन जिसमें प्यार, सम्मान और सच्चाई है। और आखिरकार यही सबसे महत्वपूर्ण है।